एक माँ की दर्द भरी कहानी। मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे दूँ? तुझे कितनी बार बोला है कि उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाया मैंने। चुपचाप खा लो, वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मा का इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी रिंकू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वह हमेशा दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके, और कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान को निगल लिया। आज अजय दुकान से जल्द ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी, बस अजय का इंतज़ार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें कविता ने अपनी सभी सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता ने खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल और दो सूखी रोटी देकर रिंकू के हाथों भिजवा दी। रिंकू खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खाओ। आओ आओ मेरी रानी बेटा, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मी ने देख लिया तो मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मी ने समोसे बनाए हैं। पर बेटा, तुम तो मेरे लिए समोसे लेकर नहीं आई, और यह रोटी कितनी रूखी है, खाई नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उनकी सहेलियों के लिए हैं, इसीलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। रिंकू के मुख से यह बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। रिंकू बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ, अभी तो। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊंगी। रिंकू बाहर निकलकर देखती है तो माँ अभी टीवी देखने में बिजी है, तो चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ाई से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। जैसे ही रिंकू बुढ़िया के हाथों में समोसा देती है, तो बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। लेकिन जब रिंकू यह सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है। नहीं, अभी नहीं दादी, मम्मी देख लेंगी तो तुम्हें बहुत मारेंगी, और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया, उस दिन की तरह कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को समोसे का स्वाद याद आ रहा था, बेचारी उंगलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं ले आऊँगी। कविता टीवी देखते हुए। खाना खाया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मी, पापा अभी तक नहीं आए? आते ही होंगे। आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगाई है, और दादी माँ के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वह देखो, तुम्हारे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अजय ने रिंकू को गोद में उठाते हुए, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? गुड़िया, यह देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर, तुम्हारी जितनी बड़ी। लाओ, इसे दादी माँ को दिखा कर आती हूँ। दादी माँ, दादी माँ, यह देखो, पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए हैं। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, यह तो वाकई में सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह लो कविता, तुमने जो मंगवाया था सब है।
देख लो कहीं कोई सामान तो नहीं रह गया। और इसमें दो साड़ी है, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। अजय, माँ को क्या ज़रूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले से ही बहुत है, इसीलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो है वह सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है। हमारी भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं ही पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वह मेरी माँ है और अगर मानो तो वह तुम्हारी भी। वह मेरी माँ नहीं हो सकती, वह अभागिन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अगर एक और अपशब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो अजय, तुम आज से इस घर में या तो वह बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकती हो, तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खोज सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में अब। आओ रिंकू, साथ चलते हैं। हम कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा, आप मत जाओ प्लीज़। मैं किसके साथ सोऊंगी? अपने पापा के पास सो जाना। मैं जा रही हूँ अब। पापा, रोको मम्मी को। नहीं तो मम्मी चली जाएंगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, और अगर चाहो तो तुम भी जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से से घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब यह पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। कविता हमेशा उसे भला बुरा कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और वह कविता के घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने को मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने कई बार कविता को फ़ोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। आज बालकनी में आज बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। कुछ सोचते हुए अजय अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने कॉलेज के वह दिन याद आने लगे जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कविता अनजान अजनबी थी। वह भोला मुख, हिरनी सी आंखें, वह उसका शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहले ही बार में अजय उसमें इस तरह खोया। उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। कविता भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी। इतनी अच्छी थी वह जिंदगी ना। जिंदगी में कोई गम था, ना कोई समस्या और ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आज़ाद पक्षी की तरह जिसका ना कोई राह होती है और ना ही मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी बहेलिए के बानों द्वारा बिधे पक्षी की तरह जमीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा, पापा, मम्मी का फ़ोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। रिंकू की आवाज़ सुनकर वे अपने ख्वाबों से बाहर आया। रिंकू फ़ोन लिए खड़ी थी। अजय ने फ़ोन उठाया तो सामने से कविता की आवाज़ आई। हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ अजय। मुझे रिंकू चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता, अपने घर को देखो, कोई कब से इंतज़ार कर रहा है आपका।
रिंकू भी तुम्हारी और हम सब भी लौट आओ। नहीं, अब शायद यह संभव नहीं। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और मैं रिंकू को लेने आ रही हूँ। भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ, ले जाओ अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे। आपकी बेटी है वह, आपके पास ज़्यादा खुश रहेगी। यह कहते कहते अजय का गला रूंध गया। पता नहीं शब्द कहाँ गुम हो गए। वह अब बहुत टूट चुका था। वह कभी भी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग नहीं होता देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत लिए। मुंह पर झुर्रियाँ, वह बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीद लिए उसकी बूढ़ी माँ व दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य है। उसकी प्यारी सी गुड़िया रिंकू के साथ उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो क्या वह? ना अकेली माँ उसे चाहिए, ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम भी ना था। पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को कि उसकी ज़िंदगी ही नर्क से बदतर हो गई। वह अचानक उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा? किसका फ़ोन था? कविता का फ़ोन था क्या? क्या बहू घर आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने व रिंकू को साथ ले जाने के लिए। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी ना था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसके वृद्धाश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्ध आश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय और कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। या क्या कह रही हो? तुम स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओगी और अनाथ की ज़िंदगी जियोगी? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। या आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगी? अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी नहीं की होती, तो शायद आज यह नौबत ही नहीं आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। कविता तुम्हारी धर्म पत्नी है। आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है जो वृद्ध आश्रम में ही गुजार लूँगी। पर अभी आपकी पूरी ज़िंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी भी याद आए तो मिलने चले आना। वहाँ पर हर सुविधा भी होगी, नर्स डॉक्टर भी। आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कविता को। माँ के बहुत समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर अजय माँ को ना चाहते हुए भी उनकी ही जिद के कारण वृद्ध आश्रम छोड़ने आया। कविता को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि अब उसे उस घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपनी ससुराल वापस लौट आई। पर अब अजय में वह पहली वाली बात नहीं रह गई थी। अजय अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज़्यादा समय में मौन ही रहा करता। कविता जिस खुशी के लिए यहाँ आई थी वह उसे अब यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। अजय हमेशा सुबह माँ से मिलने जाया करता था। वह जब भी उस वृद्ध आश्रम से गुजरता माँ से मिलकर ही जाता। वृद्ध आश्रम जाने के बाद में अचानक माँ बहुत बीमार रहने लगी। सब लोग
बहुत परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ के कहने पर किसी ने इस बारे में अजय से कोई बात नहीं की। वे चाहती थी अजय हमेशा खुश रहे। जब बहुत कोशिशों के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और यह लगभग 2 वर्ष पहले से है। अजय जब भी माँ से मिलने आता तो कविता को बहुत बुरा लगता है। वह उन्हें वहाँ जाने से रोकती। कविता और भी ज़्यादा बिगड़ जाती थी। काम के दबाव के कारण अजय अब कम जाने लगा, पर उसे यह पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक बार कहीं जा रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं। जैसे ही अंदर गया तो उसे माँ कहीं भी नहीं दिखाई दी। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वह अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दवाई के नशे के कारण ना वो अजय को पहचान ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। अजय को उसकी माँ की बीमारी के बारे में भी बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी बीमारी है। अब तक इसका इलाज कुछ देशों में ही होता है, जहाँ इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अगर इनका बचा हुआ समय कुछ अच्छी तरह निकल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए? आप इन्हें अपने घर ले जाओ। घर को छोड़कर ही इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई। अगर यह अपने साथ रहेगी तो इनकी देखभाल भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से देखभाल करने से उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर अजय घर की ओर से चल पड़ा। अब उसे बस एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वह थी कविता। उसे मनाना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके लिए कभी नहीं मानेगी। अगर माँ को घर नहीं लाया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। पर अजय जब घर पहुंचा तो रिंकू भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज दादी के पास गए थे क्या? क्या कैसी हैं वह? मेरी याद आती है उन्हें। हाँ बेटा, आपको बहुत याद कर रही थी और कल हम उन्हें फिर से घर ले आएंगे। क्या पापा? हाँ बेटा। कविता के पास जाता है। कविता किचन में खाना बना रही है। कविता, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो ना? नहीं कविता, मैं ठीक नहीं हूँ। आज माँ से मिलकर आया हूँ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया है कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आए तो उनकी बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। कविता, अगर आप बुरा न मानो तो क्या हम उन्हें घर ले आए? उनके पास बहुत कम समय बचा है। बस इस बार मान जाओ। कविता, इसके बाद आप जो कहोगी मैं करूँगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। चलो ठीक है, आ जाए। अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल कविता। कविता के मुख से ऐसी बात सुनकर अजय को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, पर जो भी हो अच्छा ही होगा यह सोचकर गॉड को धन्यवाद कहा। मैं माँ को लाने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह रिंकू के साथ लेकर माँ को मिलने चला। आज मैं बहुत खुश था। अपने सब दुख दर्द भूल गया था। मैं तो यह भी भूल गया था कि जल्दी उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएगी। रिंकू को साथ लिए मैं उस हॉस्पिटल पहुंचा, पर जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ा उसके होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और आंखों में
आंसुओं का समंदर उड़ गया। उसकी माँ उससे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर, प्यारी रिंकू को छोड़कर। आज कविता की सभी समस्या हल हो चुकी थी। अब वह अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ज़ोरदार खांसी होने लगी और खांसी के साथ रक्तस्राव होने लगा और देखते ही देखते उनकी सांसें उखड़ गई और वे इस संसार को छोड़कर चली गई।